वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कोलिजन थ्योरी क्या है और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, उसको क्वांटिटेटिवली कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम कैलकुलेट करके देखेंगे। तो सबसे पहले कोलिजन थ्योरी क्या है। जैसे आपको एक्सप्लेन किया था पिछले लेक्चर्स में, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग रिएक्शन कब होता है? कोई रिएक्शन तब होता है जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट यही है कि रिएक्शन तब होगा जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। अब कोलाइड करेंगे हवा में तो कितने ही मॉलिक्यूल्स हैं जो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं। जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, CO2 है। पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इतने वास्ट वॉल्यूम्स में है, वो कोलाइड भी करे पर उनका रिएक्शन तो हो नहीं रहा। तो इसका मतलब ये हुआ जब कोई मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो वो जरूरी नहीं हमेशा रिएक्शन हो जाए। तो जब कोलिजन हो पर रिएक्शन ना हो तो वो इनइफेक्टिव कोलिजन्स होते हैं, और जब कोलिजन और रिएक्शन हो जाए उन कोलिजन को हम बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स। अब जैसे हवा में एक यूनिट वॉल्यूम 1 लीटर एयर में 10⁻25 से 10⁻28 कोलिजन पर सेकेंड हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स के ऊपर, रिएक्शन तो नहीं हो रहा, तो मतलब वो इनफेक्टिव कोलिजन्स हैं। ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट ये है वो इनफेक्टिव कोलिजन क्यों होते हैं, मतलब होते हैं तो रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा, वो इनफेक्टिव क्यों हैं, इफेक्टिव वाले कौन से होते हैं और इनफेक्टिव वाले कौन से होते हैं, उसको समझने के लिए हम रिएक्शन प्रोफाइल समझते हैं। जैसे ये मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है, जिस रिएक्शन का पाथ प्रोफाइल है, इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये है एनर्जी, ये मान लो रिएक्टेंट्स हैं, ये वाली जो एनर्जी है ये रिएक्टेंट्स की है, और ये जो मैं डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूं दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये रिएक्शन पाथ, रिएक्शन ऐसे चल रहा है, और ये जो है सपोज कि ये प्रोडक्ट्स की एनर्जी है, इससे हम समझते हैं। अब जब रूम टेम्परेचर पे जो रिएक्टेंट है, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन नाइट्रोजन की बात करते हैं, उनकी जो एनर्जी होगी वो ये इससे इंडिकेट कर रहे हैं, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है। अब जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो उनको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है। अगर उतनी एनर्जी हुई तो कोलिजन इफेक्टिव होगा, अगर एनर्जी उससे कम हुई तो कोलिजन इफेक्टिव नहीं है। वो एनर्जी कितनी होती है जिससे कोलिजन इफेक्टिव हो जाए, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। सो थ्रेशोल्ड एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? इट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच मस्ट बी प्रोसेस्ड बाय द रिएक्टेंट्स सो दैट देयर कोलिजन्स बिकम इफेक्टिव, ताकि उनके कोलिजन इफेक्टिव हो जाएं और वो प्रोडक्ट में बदल जाएं। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जितना भी होगा दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है जी, तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब बदलेंगे अगर इनकी एनर्जी इसके बराबर हो गई, पर बराबर तो है नहीं। तो इनमें ये जितना डिफरेंस है, ये वाला इतना डिफरेंस है ना, ये है एक्टिवेशन एनर्जी। ये मैंने एफ क्यों लिखा है साथ में? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। जब ये ऐसे चल रहा है रिएक्शन, तो रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से इतनी कम है, जितनी कम है मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी और रिएक्टेंट की किनेटिक एनर्जी में जितना डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, डिनोटेड बाय EA। एफ का मतलब ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है। मतलब अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो, पीछे को भी चलता हो, जब पीछे को चलेगा तब ये रिएक्टेंट हो जाएगा। तब अगर ये रिएक्टेंट हो जाएगा तो इसका और थ्रेशोल्ड एनर्जी का जो डिफरेंस आ जाएगा वो ये होगा, इसमें भी मतलब एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन बैक चलेगा तो अगर ये रिएक्टेंट हुआ बैकवर्ड रिएक्शन में, यही रिएक्टेंट होगा फिर, और ये प्रोडक्ट हो जाएगा। तो उस केस में इसकी एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी में जितना डिफरेंस है वो बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी होगी।
सो मतलब क्या है, रिएक्टेंट की एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी में जितना भी डिफरेंस है, सिंपल सी बात है, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है जी। जब एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी तब रिएक्शन हो जाएगा। जैसे क्वांटिटेटिव मान लीजिए, रिएक्टेंट की एनर्जी को हम शो करते हैं, मान लो 40 किलो जूल है और थ्रेशोल्ड एनर्जी है 90 किलो जूल। जब उनकी 90 हो जाएगी तो वो प्रोडक्ट में बदल जाएंगे, कोलिजन अगर होंगे तब। अब थ्रेशोल्ड 90 है, रिएक्टेंट की 40 है, तो डिफरेंस कितने का हुआ? डिफरेंस हुआ 50 का। तो 50 क्या हो गई? एक्टिवेशन एनर्जी। तो जब 50 उनको मिल जाएगी तब उनके कोलिजन इफेक्टिव हो जाएंगे, वो प्रोडक्ट में बदल जाएंगे। सो ये है। और ये जो मैंने रिएक्शन प्रोफाइल जहां लिख के दी है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए है। ये एक्सोथर्मिक के लिए वो कैसे पता चलेगा जी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं ना जिनमें एनर्जी हीट इवॉल्व हो। तो कैसे होगा? इधर देखिए ग्राफ में रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो कम है। तो जितना इनका आपस में डिफरेंस है, वो एंथैल्पी चेंज होता है, वो उतनी एनर्जी निकलती है, एब्जॉर्ब होती है। अब क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की ज्यादा, जैसे माना था रिएक्टेंट की 40 है और थ्रेशोल्ड 90 सपोज किया था, तो प्रोडक्ट की उससे नीचे मान लो इसकी 20 है, तो मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी ना रिएक्टेंट से। अगर रिएक्टेंट 40 है, प्रोडक्ट की 20 है, तो कम होगी प्रोडक्ट की। तो बाकी का दोनों में जो डिफरेंस है, रिएक्टेंट की 40, प्रोडक्ट की 20, उनमें डिफरेंस कितना आ गया? 20 का। उतनी एनर्जी निकल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट आल्सो, इट कैन बी। भैया हम हीट मान के चलते हैं तो वो 20 किलो जूल हीट निकलेगी। तो ये रिएक्शन क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा, जिसमें प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम होगी। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो और रिएक्टेंट की कम हो, फिर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। उसको कैसे? हम इसको चेंज कर देते हैं। मान लीजिए प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो इतनी है, ये प्रोडक्ट्स हैं। अब अगर ये 40 थी प्रोडक्ट की, उससे ज्यादा आ गई, सपोज करो ये 55 हो गई, अब तो बढ़ गई ना प्रोडक्ट की। तो इसका मतलब रिएक्टेंट की 40, प्रोडक्ट की 55 सपोज कीजिए, तो प्लस 15 होगी, उसमें ऐड हुई है। अब सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब होगी और कूलिंग होगी और ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। सो प्रोडक्ट की एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो सिंपल सी बात है एंडोथर्मिक हो जाएगा, और प्रोडक्ट्स की एनर्जी अगर कम थी जैसे पहले केस था तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। सो अभी 3 पॉइंट पढ़े हैं हमने। जो पढ़े हैं, पहला पॉइंट क्या था? रिएक्शन तब होता है जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। दूसरा क्या था? जब कोलिजन होते हैं, तो जो जरूरी नहीं सारे कोलिजन इफेक्टिव हो, सभी कोलिजन और प्रोडक्ट बन जाए। जैसे हवा में तो बन नहीं रही, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इतनी है, रिएक्शन तो हो नहीं रहा। क्यों बताया? क्योंकि उनको जब रिएक्ट करते हैं, उनकी एनर्जी की वैल्यू एक मिनिमम वैल्यू जितनी होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। सो अगर रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी हो या उससे ज्यादा हो, तो उनके कोलिजन इफेक्टिव हो सकते हैं, फिर वो प्रोडक्ट में बदल सकते हैं। और अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम हुई तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, हीट इवॉल्व होगी। और अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा होगी तो फिर कूलिंग होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी, रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक। अब एक और पॉइंट है कि वो क्या पॉइंट है जी? ये जरूरी नहीं है कि अगर रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा हो जाए तो फिर भी कोलिजन इफेक्टिव हो। वो कैसे? अब वो क्यों नहीं है? उसका एक और फैक्टर है, उसको हम बोलते हैं ओरिएंटेशन फैक्टर। वो ओरिएंटेशन फैक्टर हम डिस्कस करने लगे हैं। अब देखिए ओरिएंटेशन फैक्टर कैसे समझते हैं। ओरिएंटेशन सही होनी चाहिए। कैसे? सपोज कीजिए ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, रिएक्शन हम जो मान रहे हैं वो हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन, और जिसमें हाइड्रो आयोडिक एसिड बनता है, HI बनता है। ये आयोडीन का मॉलिक्यूल है। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आते हैं, दे अप्रोच ईच अदर, और उनका कोलिजन ऐसे हो जैसे ये मैंने इसमें इंडिकेट किया है,
हाइड्रोजन और आयोडीन एक दूसरे के साथ कोलाइड करें तो फिर क्या होगा, इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि आयोडीन हाइड्रोजन के साथ कोलाइड कर रही है, बॉन्ड इसका हाइड्रोजन का आयोडीन के साथ ही बनना है। तो ये जो दो हाइड्रोजन के एटम है एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, दो आयोडीन के एटम एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और आयोडीन हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगी, HI बॉन्ड बन जाएगा। ये दो मॉलिक्यूल बन गए HI के, क्योंकि कोलिजन ठीक हुआ, ओरिएंटेशन ठीक थी, हाइड्रोजन का कोलिजन आयोडीन के साथ हुआ है। अब इसको दूसरे तरीके से, जब ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, उसको कैसे शो कर सकते हैं? जैसे ये देखिए, ये हाइड्रोजन है और ये दूसरा आयोडीन का मॉलिक्यूल है। अब इसमें भी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर अप्रोच। अब ये क्या हुआ, आयोडीन इसके साथ कोलाइड कर गई इधर, ये वाली तो कर गई, ये नहीं की, अब प्रॉपर नहीं हुआ, ओरिएंटेशन ठीक नहीं, ये वाली ठीक थी जब दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे थे। तो जब कोलिजन ठीक, ओरिएंटेशन सही नहीं थी, तो मॉलिक्यूल्स मूव अवे, वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। नो बॉन्ड फॉर्मेशन। सो ये ओरिएंटेशन है। अगर ओरिएंट मतलब फिर क्या जरूरी है, एक तो कोलिजन जब होने चाहिए तो एनर्जी मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए, या थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी होनी चाहिए। दूसरा, ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, ये रिएक्शन तभी होंगे। अब इसको डिनोट कैसे कर सकते हैं? डिनोट करने के कई तरीके, जैसे मैंने आपको बताया था, रेट ऑफ रिएक्शन कितना होता है वो हमें रेट कांस्टेंट से पता चल जाता है। जब मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट बताया था, उसमें आपको समझाया था, अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है, कम है तो कम है। ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट से डिनोट कर रहे हैं, ये बताएगा रेट ऑफ रिएक्शन कितना है। ये जेड क्या है? जेड है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कितने मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड में। जितनी ज्यादा होगी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होने के चांस ज्यादा है। ये एफ क्या है? एफ है इफेक्टिव कोलिजन कितने हैं। आपको बोला जितने कोलिजन होंगे सारे के सारे प्रोडक्ट में नहीं बदल जाएंगे, थोड़े से बदलेंगे। जो ये क्या है, कितने कोलिजन इफेक्टिव हैं। और एक और फैक्टर पी, पी मतलब ओरिएंटेशन फैक्टर। सो रेट ऑफ रिएक्शन इन तीनों चीजों पे डिपेंड करेगा। अगर हम इस थ्योरी के देखें, सो यू कैन राइट इट एज P इंटू जेड, जो F होता है इट इज इक्वल टू माइनस EA/RT। और ये वाला जो फैक्टर है, इसको आपको बोला कि क्या है, ये डिनोट करता है कितने कोलिजन इफेक्टिव होते हैं। ये नेचुरल लॉ का इन्वर्स लिया हुआ है। एक्टिवेशन एनर्जी है EA, R कांस्टेंट है, T जो है वो टेम्परेचर है। सो इस तरीके से इसको हम मैथमेटिकली ऐसे शो करते हैं। अब आगे देखते हैं क्वांटिटेटिवली टेम्परेचर का इफेक्ट अगर आपने देखना है किसी रिएक्शन पे कितना होता है, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। टेम्परेचर का इफेक्ट देखने के लिए हम यूज करते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये क्या होता है, ये दो रेट कांस्टेंट की रेशो होती है। रेट कांस्टेंट एट 308 केल्विन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट एट 298 केल्विन। मतलब आपने दो टेम्परेचर लेने डिफरेंट, जिनमें 10 डिग्री सेल्सियस का फर्क हो। जैसे पहला टेम्परेचर हमने 25 डिग्री लिया है, 298 केल्विन, उस पर जितना भी रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू अगर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दो, तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है मतलब उसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी।
जो 10 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो ऊपर लिखनी है। मतलब आपको चाहे जो मर्जी न्यूमेरिकल में टेम्परेचर दिया हो, जो ज्यादा टेम्परेचर वाला रेट कांस्टेंट है वो ऊपर लिखना, जो कम टेम्परेचर वाला रेट कांस्टेंट है वो नीचे लिखना। और इसकी जो रेशियो आती दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट। सो इससे हमें पता चल जाता है रेट ऑफ रिएक्शन कितना बड़ा है। समझ गए आप? जैसे 298 केल्विन पे मान लीजिए पहले रेट कांस्टेंट की वैल्यू थी 5 और 308 केल्विन पे उसी रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की वैल्यू हो गई 10, तो 10/5 आ जाएगा 2, मतलब आपका रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। सो ये बढ़ता क्यों है? तो एज आई टोल्ड यू, उन मॉलिक्यूल्स की गिनती बढ़ जाती है जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होती है, तो कोलिजन जो है वो इफेक्टिव होने शुरू हो जाते हैं। पर अगेन वन थिंग मोर, इफेक्टिव वो तभी होंगे जब ओरिएंटेशन प्रॉपर होगी, अदरवाइज नहीं होंगे। सो ये है टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब क्वांटिटेटिवली इसको मेजर करने के लिए अरेनियस ने एक इक्वेशन दी थी विच इज कॉल्ड अरेनियस इक्वेशन। वो क्या थी? K इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। इसमें ए जो है वो फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं, ई ए जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, आर कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, के रेट कांस्टेंट है। अगर आप इसका नेचुरल लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग के, नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। सो ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में कई न्यूमेरिकल में आपको पूछेंगे अरेनियस पैरामीटर्स कैलकुलेट कीजिए। अरेनियस पैरामीटर किसको बोलते हैं? एक तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर को, कितने कोलिजन हो रहे हैं, दूसरा जो है वो है एक्टिवेशन एनर्जी। ये अगर मान लीजिए दो डिफरेंट टेम्परेचर हैं और उन पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू एज आई टोल्ड यू वो अलग आएगी, रिएक्शन सेम होना चाहिए। सो अगर आपके पास सपोज कीजिए किसी रिएक्शन में टेम्परेचर T1 है तो उसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू आएगी K1, और अगर आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया, टेम्परेचर आपने कर दिया T2, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, वो आ जाएगी K2। तो अब टेम्परेचर का इफेक्ट देखने के लिए हम क्या करेंगे? सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे। अगर आप सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो, आपका सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ K2 डिवाइडेड बाय K1 इक्वल टू ई ए अपॉन आर 1/T1 माइनस 1/T2। अगर इसको दूसरे लॉग में कन्वर्ट करना है तो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से, लॉग जिसका बेस 10 है K2 बाई K1 इक्वल टू ई ए अपॉन आर 1/T1 माइनस 1/T2। इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ 2.303 से डिवाइड कर देते हैं, आपका इक्वेशन बन जाएगी लॉग ऑफ K2 ओवर K1 इक्वल टू ई ए डिवाइडेड बाय 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। सो ये जो इक्वेशन है इसको यूज करके हम देख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे टेम्परेचर बढ़ाने का कितना इफेक्ट पड़ा है। जैसे अभी बताया K2 ओवर K1 क्या था, ये क्या था? टेम्परेचर कोफिशिएंट, रेट ऑफ रिएक्शन कितना बड़ा है। अगर आप इस चीज को जहां से कैलकुलेट कर लो, आपको टेम्परेचर गिवन हो, एक्टिवेशन एनर्जी गिवन हो, तो आपको पता चल जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन कितना बड़ा है। तो अब हम जो न्यूमेरिकल करेंगे, जहां तो उसमें आपको रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाएगा कितने गुना बढ़ गया है, जहां वो दिया होगा और एक्टिवेशन एनर्जी पूछी होगी, दे कैन आस्क एनीथिंग, जहां आपसे अरेनियस पैरामीटर पूछे होंगे, तो टेम्परेचर का जो इफेक्ट है रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या पड़ता है, इस इक्वेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम इसकी एक दो एग्जांपल करेंगे। अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करने लगे हैं। जैसे हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 1.2 इंटू 10⁻³ 30 डिग्री पे इतनी है, और उसी रेट कांस्टेंट की वैल्यू 40 डिग्री पे इतनी हो जाती है।
उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कीजिए। तो जैसे हमने अभी फॉर्मूला ड्राइव किया था, ये सिंपल सा है, log of K2 upon K1 इक्वल टू EA डिवाइडेड बाय 2.303 R1 ओवर T1 माइनस 1 ओवर T2। इसको सॉल्व करेंगे। जैसे K2 है 2.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, ये है 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, ये हमने कैलकुलेट करनी है। ये 2.303, आर कांस्टेंट की वैल्यू होती है 8.314 जब जूल्स में यूनिट होंगे, जूल्स पर केल्विन पर मोल में, तो हम क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी जूल्स में निकालेंगे इसलिए ये वाली वैल्यू इसके लिए है। इसको अगर आप सॉल्व कर दोगे तो ये आ जाएगा T1 इंटू T2 माइनस T1। सो ये कैंसिल हो जाएगा, लॉग बच जाएगा आपका 2.1 डिवाइडेड बाय 1.2 इक्वल टू EA 2.303 इंटू 8.314। अब आपने जब टेम्परेचर पुट करना है तो ये ध्यान रखना ये केल्विन में होना चाहिए। जैसे T2 40 डिग्री है तो केल्विन में आप कन्वर्ट करोगे 273 ऐड कर दो, ये बन जाएगा 313, और जो 30 डिग्री है 273 ऐड कर दोगे ये बन जाएगा 303, डिवाइडेड बाय एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देना 313 इंटू 303। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। ये सारी टर्म सॉल्व करके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई लॉग सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी। जो सिंपल से न्यूमेरिकल हैं, इस तरीके से आपने कैलकुलेट करना है इनको। एक और लास्ट एग्जांपल, अगर आपको फ्रीक्वेंसी फैक्टर पूछा तो जो हमने इक्वेशन यूज़ की उसमें तो नहीं था, तो पहले वाली इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर पूछा। पहले तो ये चीज़ याद रखनी है आपने, आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो जूल्स में होनी चाहिए, ये किलो जूल में है, वो को जूल में होनी चाहिए, क्योंकि हमने आर की जब भी वैल्यू यूज़ करते हैं 8.314 उसमें जूल्स होते हैं, तो यूनिट सेम होनी चाहिए। ये सेम नहीं है, इसको हम जूल्स में कन्वर्ट करके यूज़ करेंगे। अब फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, हमने सबसे पहले फार्मूला लिखा था नेचुरल लॉग ऑफ के इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। इसको अगर आप सॉल्व कर दो इट विल बी 2.303 लॉग ऑफ के इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ सॉरी के एंड देन लॉग ऑफ ए माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी। both sides are divided by 2.303, तो आंसर you will get log of k equal to log of a minus EA upon 2.303 RT। सो दोनों साइड को हमने 2.303 से डिवाइड कर दिया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी हो गया, और इधर ये बच गया। अब आपने a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो। अब जैसे बताया log के की वैल्यू है 1.8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5, लॉग ऑफ ए, इसमें से ए आपने कैलकुलेट करना है। एक्टिवेशन एनर्जी जैसे मैंने बताया आपको, ये वैल्यू आपने जूल्स में कन्वर्ट करके लिखनी है, क्योंकि जो आर हम यूज़ करते हैं वो जूल्स में होता है 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, और टेम्परेचर गिवन है 313। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप इसमें से ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द वे टू डू। आप इनको सॉल्व कीजिए। ये आपका लास्ट टॉपिक था। इस चैप्टर में थोड़े से टॉपिक रह गए हैं जिसमें फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है उनकी एग्जांपल्स हैं। उनमें जो हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की थी वो थोड़ी बहुत मॉडिफाई करनी पड़ती है अगर आपको रिएक्टेंट की डायरेक्ट कंसंट्रेशन ना गिवन हो। वो कैसे करनी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं।